बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ससुराल में अपनी पाक कला प्रदर्शन करने की। दिन भर रसोई में खटने की। सुबह हल्का-फुल्का झटपट बनने वाला नाश्ता ही बनाया कर, जैसे पोहा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स। अपने ससुर और अभय जी का टिफ़िन भी दुकान पर ही भेज दिया कर, क्योंकि घर के जेंट्स लोग दोपहर में खाना खाने घर आए तो बहुत काम बढ़ जाता है। सब खाना दोबारा गर्म करो, परोसो। 1-2 चीज़ें और भी फरमाइश पर बनानी पड़ जाती है। इससे अच्छा तो दुकान के स्टाफ के हाथों टिफिन भेज दिया कर, फिर सारा दिन फ्री। ऐसा करती हूँ, तेरे कमरे के लिए टीवी भिजवा देती हूँ, मस्त अपनी पसंद का प्रोग्राम देखते देखते आराम करना। सुमन ने अपनी नवविवाहिता बेटी काजल से कहा, हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। सुबह सुबह गरम नाश्ता बनाओ, फिर पूरे खाने की तैयारी करो। दाल चावल रोटी सब्जी सब चाहिए होता है। किचन समेटते समेटते दोपहर के 3 बज जाते हैं। काजल ने कहा, तो तू दोपहर के खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाया कर, वहीं टिफिन में दे दिया कर, सुमन ने कहा। काजल ने माँ की हाँ में हाँ मिला फोन रख दिया। ये तुम बेटी को क्या गलत पाठ पढ़ा रही थी? उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहने दो। उसके ससुराल वालों की इतने सालों की दिनचर्या खान पान में यूं बदलाव करना सही नहीं है। तुम्हें तो काजल के ससुराल के रहन सहन के हिसाब से ढलने को कहना चाहिए। उसके ससुराल में दखलंदाजी करना सही नहीं है। प्रमोद जी ने अपनी पत्नी सुमन से कहा, काजल बेटा, तुम पराठे के लिए आटा लगा दो, मैं उसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर देती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। काजल की सास मंजू जी ने कहा, पर माँ, लंच में तो पूरा खाना बनने वाला है, तो पराठे बनाने की क्या जरूरत है? मैं झटपट दूध में कॉर्नफ्लेक्स बना देती हूँ। मैं कल ही मार्केट से कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ। काजल ने कहा, पर बेटा, तुम्हारे ससुर जी और अभय को हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, या कॉर्नफ्लेक्स से उनका कुछ नहीं होता। मंजू जी ने कहा, आदत बदली भी जा सकती है, काजल ने जवाब दिया और 2 बाउल में कॉर्नफ्लेक्स बनाकर ले आई। चलिए पापा जी, नाश्ता तैयार है, काजल ने अपने ससुर जी से कहा। यह क्या, दूध कॉर्नफ्लेक्स? पराठे कहाँ हैं? विशाल जी ने कहा। वो पापा जी, आज पराठे नहीं बनाए, रोज रोज हेवी ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं बन पाएगा, काजल ने कहा। ये लीजिए, जीरा अजवाइन के गरम गरम पराठे। मंजू जी गर्मा गर्म पराठे बनाकर ले आई। हाँ भाई, पराठे खाए बगैर दिन नहीं बनता, विशाल जी ने कहा। काजल की पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही उसकी मम्मी उसके लिए अच्छे वर की तलाश में लग गई। उनकी ममेरी बहन ने अभय का रिश्ता सुझाया। अभय के पिता का साड़ियों का बड़ा शोरूम था। अभय दुकान संभालने में पिता की मदद करता था। एकलौता था तो दुकान तो आगे उसे ही संभालनी थी। एक ही मुलाकात में काजल और अभय ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। घर पर किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सारे काम के लिए कामवाली आती थी। बस खाना बनाने का काम घर की महिलाओं का था। उस पर भी उनकी मदद के लिए सहायिका रेखा थी, जो उनके निर्देश पर रसोई के काम किया करती थी। ससुराल में अभय माता पिता का एकलौता बेटा था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। वह पास के शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के अगले ही दिन काजल की मम्मी का फोन आता है, बेटा कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी तुमको कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? उन उनसे कहना घूमने के लिए विदेश में किसी अच्छी जगह का चुनाव करे, सुमन ने बेटी से कहा। मम्मी, अभय जी ने सिंगापुर मलेशिया की टिकट करवाई है, काजल ने कहा। लगता है दामाद जी भी तेरे पापा की तरह कंजूस प्रवृत्ति के हैं। अरे, आजकल तो सब हाई सोसाइटी के न्यूली कपल स्विट्जरलैंड या यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं। तो दामाद जी पर दबाव डाल कि तुझे स्विट्जरलैंड ही जाना है, या तू कहे तो हम ही तुम्हारी टिकट करवा दे, सुमन जी ने कहा। काजल इस पर
बारे में अभय से बात की। देखो काजल, सिंगापुर मलेशिया भी अच्छी जगह है। अभी शादियों की सीजन है, दुकान में बहुत ग्राहकी है। हमें 4-5 दिन में वापस आना होगा। मैं वादा करता हूँ जैसे अनुकूल समय मिलेगा हम स्विट्जरलैंड भी जरूर जाएंगे। अभय ने काजल से प्यार से कहा। पर सुमन जी अपने दामाद की बात से संतुष्ट नहीं हुई। सुमन जी अपनी बेटी की नई नई गृहस्थी में दखलंदाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अपने स्वभाव अनुसार पहुंच गई वो बेटी के ससुराल स्विट्जरलैंड के टिकट के साथ। माफ कीजिएगा मम्मी जी, हम आपका यह तोहफा स्वीकार नहीं कर सकते। हम यूरोप ट्रिप पर भी जाएंगे, लेकिन अपने समय से और अपने पैसों से। अभय ने हाथ जोड़ते हुए सुमन जी से कहा। सुमन जी, बेटी दामाद के बीच मनमुटाव करवा कर वापस आ जाती है, लेकिन काजल के पिता प्रमोद जी को अपने दामाद के खुददारी पर गर्व होता है। अगर कभी काजल और उसके सास के बीच में कोई बात हो जाती तो काजल अपनी माँ को बता देती और फिर उसकी माँ सास को फोन कर देती। बात बात पर अपने दामाद को फोन कर अपनी बेटी की जरूरतों की फरमाइश करती। जब बात बर्दाश्त से बाहर चली गई तब पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। काजल भी बात बात पर मायके जाने की धमकी दे देती। इन सब बातों में काजल की माँ उसकी सहायता क्या करती। कुछ दिनों बाद सुमन जी ने अपने बेटी दामाद के लिए बड़ा सा टीवी ऑर्डर किया। टीवी देखते ही अभय का पारा चढ़ गया। उसने सीधे सुमन जी को फोन लगाया। मम्मी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने काजल के जन्मदिन पर उसे उपहार देने के लिए एक टीवी हमारे कमरे के लिए पहले से ऑर्डर कर दिया है। आप बेवजह अपनी बेटी की चिंता ना करें। इतने से भी सुमन जी का मन नहीं भरा। वह अपनी खराब तबीयत का बहाना बना बनाकर बार बार काजल को मायके बुला लेती। बेटा, जैसे मायके में रहती हो वैसे ससुराल में रहना, बिल्कुल बिंदास। किसी के रोक टोक बर्दाश्त मत करना। ननद को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ननद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती है और पति पत्नी में झगड़ा करवाती है। सुमन जी ने कहा। अरे सुमन, कुछ तो शर्म करो। झगड़े तो तुम लगा रही हो अपने बेटी दामाद के बीच। उसे अपने गृहस्थी अपने हिसाब से चलने दो। बेवजह की दखल अंदाजी करना छोड़ दो। काजल के पापा प्रमोद जी ने कहा। आपको तो बेटी के साथ देना ही नहीं आता। सुमन जी अपने पति से बरसने लगी। अब तो काजल अपनी माँ की बताई हर राह पर चलने लगी। अपनी माँ के कहने पर ससुराल के हर सदस्य की दिनचर्या में बदलाव करने लगे। घर के कोने कोने में बदलाव करने लगी। ऐसे में पति पत्नी के बीच मनमुटाव होना स्वाभाविक था। यह क्या बहू, तुमने बरसों पुरानी हमारी खानदानी आराम कुर्सी जिससे हमारी लगाव था कवाड़ी को दे दी। ससुर जी ने काजल से कहा। हाँ पापा जी, मेरी मम्मी कह रही थी कि वह आराम कुर्सी हमारे घर के ड्राइंग रूम की सुंदरता को खराब कर रही थी, इसलिए मैंने कवाड़ी को दे दी। काजल, तुमने हमसे पूछे बिना, हमें बताए बिना अपनी माँ के कहने पर हमारी खानदानी चीज बेच दी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब हमारा खाना पीना उठना बैठना सब तुम्हारी माँ के इशारे पर चलेगा क्या? अगर तुम्हें ससुराल में रहते हुए भी हर काम अपनी माँ के हिसाब से करना है तो ऐसा करो, तुम अपने माँ के पास ही चली जाओ। जैसे वो चाहे वैसे ही कठपुतली की तरह नाचना, अभय ने गुस्से में कहा। काजल भी पैर पटकते हुए गुस्से में अपना बैग लेकर अपने मायके चली गई। काजल मायके आकर भी उदास रहने लगी। अरे तू चिंता मत कर, नाक रगड़ते आएंगे तेरे ससुराल वाले तुझे लेने। अभी से इतनी कमजोर मत पड़, सुमन जी ने काजल से कहा। इस बीच काजल की सास ने सुमन जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमन जी ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभय का फोन उठाने से भी काजल को मना कर दिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। काजल पति के वियोग में बहुत कमजोर होती जा रही थी।
उसने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला काजल डिप्रेशन का शिकार हो गई है। पिता के उसके दुख देखा नहीं जा रहा था। सुमन, तुम्हारी दखलंदाजी से हमारी बेटी का घर बिखर गया। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। तुम्हारी उल्टी सीधी सलाहों के कारण वह अपने ससुराल की ना हो सकी। हमारा बेटा अनिकेत अभी छोटा है, पर कल को तो उसकी पत्नी आएगी। उसकी माँ भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काएगी, हमारे जीवन शैली में दखलंदाजी करेगी, घर में कलह करवाएगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम्हें बेटी की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से बेटी का घर बिखर गया। अब जाओ, बेटी को उसके ससुराल लेकर जाओ। बेकार की दखलंदाजी करना छोड़ दो, अपनी बेटी का घर बसने दो, प्रमोद जी ने कहा। तभी डोरबेल बजती है। काजल ने दरवाजा खोला। सामने उसके सास ससुर और पति अभय को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। काजल, तुम्हारे पापा का फोन आया था कि तुम ससुराल को छोड़कर मायके में खुश नहीं हो, पर अपनी माँ के कहने पर चल रही हो। हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे बगैर घर और मेरा जीवन सुना है, अभय ने कहा। काजल झट से अपना बैग लेकर आ गई। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल दिया, पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा कर दी, मेरी हंसती खेलती बेटी के जीवन में कड़वाहट भर दी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपनी बेटी को उसके ढंग से जीवन जीने दूंगी। अब ना मैं खुद परेशान होऊंगी और ना बेटी को परेशान करूंगी। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ही बेटी का जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। दोस्तों, माता पिता के बेवजह दखल अंदाजी से बेटियों के घर अक्सर टूट जाते हैं। बेटियों को भी विवाह के बाद ससुराल और मायके के बीच अंतर को समझना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तभी वह सुख से वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकती है।